नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हमारे स्टूडियो में आज विशेष मेहमान हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ, प्रख्यात शिक्षाविद, दिल्ली एम्स के आई सेंटर के पूर्व डायरेक्टर और वर्तमान में विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। देखिए, आप ऐसे जगह पे हैं, उच्च शिक्षा और प्राध्यापक देना आपका काम है। तो आजकल बिहार में शिक्षा सुधार को लेकर काफी बातें हो रही हैं, कई बदलाव भी हो रहे हैं। और जब से अपर मुख्य सचिव जो है के पाठक आए हैं, तब से आपको क्या लगता है कि सही दिशा में ये चीजें बढ़ रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, दो बातें हैं। आपने जो कहा कि एक तो पाठक जी वो आए हैं और इस जो चीफ सेक्रेटरी हैं शिक्षा विभाग में, और दूसरी बात कि बिहार में शिक्षा का जो है वो सही दिशा में जा रहा है नहीं जा रहा है। दो बातें हैं, क्योंकि पहले तो काफी नीचे स्तर पे था, उसको ऊपर उठाने तो जहां तक पाठक जी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनने की बात है शिक्षा विभाग में, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके आने से जो गति उसमें मिला है, जो चाहिए था, और शिक्षा विभाग में उनके आने से बहुत चीजें जो हैं वो सुधरी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शिक्षक लोग जो है वो विद्यालय समय पर आने का है, और फिर बच्चों को पढ़ाने का है। फिर अभी हमने अखबार में देखा कि जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो 9 से पूरे दिन के दिन चलते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो उनको जो है जरूर उसमें कोई लगाम लगना चाहिए था, जो कि पाठक जी ने उसमें लगाम लगाया है कि 9 से 5 तक आप कोचिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्कूल या कॉलेज का आवर्स होता है और उस पीरियड में आप नहीं कीजिए, और उसके बाद या उसके पहले आप कर सकते हैं कोचिंग। क्योंकि कोचिंग का मतलब वही होता है कि आपकी जो है जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है वो स्कूल या कॉलेज में हो, उसके बाद आप कोचिंग करवाइए, वो अलग चीज है। तो ये चीज जो है वो उससे लगता है कि आपको सुधार बिल्कुल उसमें कोई दो मत नहीं है कि उसमें। वैसे तो सरकार की तरफ से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि वो खुद अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी वो लोग खोल रहे हैं, जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी बच्चों से कराई जाएगी। ये भविष्य की बात है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि चीजें आगे बढ़ रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कई चीजें ऐसी लगती हैं जो बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम तक चला जाता है। जैसे आप देख लीजिए, छुट्टियों को रद्द कर देना, और ये बहुत सारा कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है इसमें। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात ये होता है ना कि हर आदमी की अपनी कार्यशैली होती है। मेरी कार्यशैली और है। मेरी कार्यशैली ये है कि कोई भी आदमी बैठा न रहे। मुझे देखने में जब देखता हूँ कोई आदमी बैठा हुआ है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो हर आदमी का कार्यशैली अपना अलग होता है, उसका स्वभाव अपना अलग होता है, उसका काम कराने का तरीका अलग होता है। तो जो हमारे पाठक जी के पाठक जी हैं, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, तो उनकी कार्यशैली वही है। चलिए, पाठक जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके विषय पर आते हैं। आप चूंकि विश्वविद्यालय में जो वैकेंसी है, खासतौर पर जो प्राध्यापकों की वैकेंसी है, उसको फुलफिल करना आपका काम है जी। अभी वस्तुतः स्थिति क्या है आपके हिसाब से? तो वस्तुतः स्थिति यही है कि हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट निकाला था सितंबर 2020 में, और वैकेंसी जो है हमारा 4638 जो है वो सह अध्यापक बोलिए, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का हमने वैकेंसी निकाला था यूनिवर्सिटी वाइज, और उसको जो कैटेगरी वाइज होता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट इसका कैटेगरीज का सीट्स भी एलोकेटेड होता है, उसमें जो यूनिवर्सिटी का है वो भी सीट्स एलोकेटेड होता है। वो सारा वैकेंसी हमको मिला था, हमने एडवर्टीजमेंट निकाला था 2020 के सितंबर में। लास्ट डेट था 10 दिसंबर 2020। ठीक है। और उसमें हमने 4638 वो थे वैकेंसीज। उसमें से हमको 67,000 एप्लीकेशंस आया था। उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट थे, कुछ डुप्लीकेट थे, कुछ अधूरा था, इस तरह का था। तो वो करते कराते हम लोग
करीब 57,000 एप्लीकेशन जो था हमारा वो हमने कंसिडर किया डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। जो आज की स्थिति है उसमें हमने जो है वो आप समझिए कि 52 सब्जेक्ट है हमारे पास में। 52 सब्जेक्ट में से हमने करीब 25 सब्जेक्ट का हमने जो है ऑलरेडी ये सिलेक्शन करके शिक्षा विभाग को दे दिया है और शिक्षा विभाग ने बहाली भी कर दी है। और बाकी जो अभी बचे हुए हैं उसमें कुछ लोग कोर्ट में गए थे कि जो रोस्टर बना था वो रोस्टर सही नहीं था, तो उसको लेके कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप अपना रोस्टर को रिवाइज कीजिए। तो वो उसका रिवीजन का काम चल रहा है और जैसे ये खत्म होता है और कोर्ट का आदेश हमको मिलता है तो हम फिर से इंटरव्यू चालू करेंगे। मैं एक बात और बताऊंगा आपको, ये बताऊंगा कि पहली बार बिहार में हमने जिस दिन इंटरव्यू किया उसी दिन हमने सिलेक्शन रिजल्ट निकाला, उसी दिन सेम डे। तो हमको नहीं लगता है कि कोई संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए डॉक्टर साहब, फिर भी 3 साल लग गए 2020 सितंबर। उसका वजह यह है, अभी वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी वजह यह है कि 2 साल तो कोविड में चला गया हमारा। और ये कोविड में जाने के बाद हमने शुरू किया, जो ये अपॉइंटमेंट जो शुरू किया वो 15 जुलाई 2021 से शुरू किया। 21 से सॉरी मेरे ख्याल 22 से शुरू किया। तो ये अब 23 है। इतनी पीरियड में हमने इतना जो है हमने सीट्स जो है भरा है। और अगर जैसे ही कोर्ट का आदेश आता है तो हम जो है फिर से शुरू कर दें। आपको ये पता होता है कि जो बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें कितनी वैकेंसियां हैं? वैसे तो आमतौर पर हर जगह से खबर आती है कि वहाँ इस विषय के इतने प्राध्यापक कम हैं, फलाने यूनिवर्सिटी में इतने प्राध्यापक कम हैं। तो टोटल आपको पता चलता है कितने प्राध्यापकों की जरूरत है पूरी यूनिवर्सिटी में, कितनी ऐसा है। मैं आपको बताऊंगा, मेरा काम जो है ना सिर्फ कमीशन का काम है, सिलेक्शन करना। हमारे पास डेटा नहीं है यूनिवर्सिटी में कितने वैकेंसीज हैं, नहीं है। ये सुनिए, ये काम जो है शिक्षा विभाग का है। शिक्षा विभाग जीएडी के साथ में मिलकर, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के, और जो यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज हैं, रजिस्ट्रार हैं या जो भी हैं, उनको बुला करके वो करती है। वो लोग सारा बनाते हैं, बना करके हमको वैकेंसी देते हैं। हमारा काम है सिलेक्शन करना, सिलेक्शन करके उनको वापस भेज देना और यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट करती है। अब जैसे 4638 आपको दिया वैकेंसी 2020 में, 2020 के बाद 3 साल गुजर गए। बिल्कुल। इसमें न जाने कितने प्रोफेसर बिल्कुल फिर वैकेंसी बढ़ गई, बढ़ेगी, फिर होगा, फिर से होगा, फिर अपॉइंटमेंट होगा। देखिए, ये तो तभी निदान होगा जबकि सालाना वैकेंसी आए और सालाना जो है अपॉइंटमेंट हो जाए, क्योंकि सालाना रिटायरमेंट हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो संभव होगा जब ये बैकलॉग जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बैकलॉग क्लियर करते हैं, फिर ये 3 साल वाला बैकलॉग रहेगा। अभी हम आपको एक बार और बता दें कि जो हमारे पास वैकेंसी आया ना, वो 2014 का वैकेंसी था। ये 2014 का? हाँ, 14 से लेकर के, सुनिए मेरी बात, 14 से लेके 20 तक जितने लोग थे वो सब आए हमारे। उससे पहले वाले भी आए। अच्छा। लेकिन ये पीरियड था। और जो 14 में जो वैकेंसी निकला था, जो बीपीएससी ने अभी कंप्लीट किया उसको, बीपीएससी ने 14 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टीजमेंट निकाला था, उसको जो है इसी साल मेरे ख्याल जनवरी में कंप्लीट किया। कितना दिन हो गया बोलिए? 9 साल हो गए। 9 साल हो गया। तो वो जो है वो पिछला था, 14 साल से पहले का। मेरे कहने का मतलब आपसे ये है, तात्पर्य ये है मेरा कि अगर ये बैकलॉग जो है ना, मेरा बैकलॉग खत्म हो जाता है ना, तो ये 3 साल का बैकलॉग अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं 3 साल का बैकलॉग 1 साल में निकाल दूंगा मैं। उसके बाद जो है आप ईयरली लेते रहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना नहीं है, अगर आप सही बात मैं आपको बताऊं। लेकिन हमने अपने आयोग में लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दे दी है कि वो ट्रेन हो गए हैं और वो मतलब कर लेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम डिमांड करेंगे, हमने ऑलरेडी डिमांड किया हुआ है। चलिए, माना भी जा सकता है क्योंकि आपने जो है एम्स के आई सेंटर के डायरेक्टर के रूप में काम किया है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं है डॉक्टर साहब कि आप चिकित्सा क्षेत्र के इतने प्रख्यात, आप अपने उसमें नाम कमाया है, आप फिर इसमें एजुकेशन में आ गए। ये दोनों का तालमेल कैसे हो गया? कि क्या मतलब, क्या इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ऐसा है ना कि एम्स एक जगह है जहां पर कि आप टीचिंग भी करते हैं। हम प्रोफेसर थे, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने 1980 में,
और 93 में हम प्रोफेसर बन गए, और नॉट बिकॉज ऑफ प्रमोशन। एवरी टाइम आई वॉज सेलेक्टेड ऑन सिलेक्शन पोस्ट, वैकेंसी बेस्ड। हाँ, हर में एग्जाम होता था, और वो ये कमेटी होती थी, वो करती थी। 93 साल में एट द एज ऑफ 43 मे बी आई वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रोफेसर देयर। 43 से लेके 2014 तक मैं प्रोफेसर रहा। बोले कितने दिन हुए? इस पीरियड में हमने जो है रिसर्च भी कराया, हमने थीसिस गाइड कराया, हमने जो है सर्जरी भी की, हमने जो है वो इलाज भी किया, हमने जो है इंटरनेशनल लेक्चर भी लिया। जो टीचिंग लाइन में है उनका क्या काम है? जो प्रोफेसर लोग हैं, पढ़ाओ और लोगों को गाइड करो, और उनको गाइड करके थीसिस कराओ। अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन तो आप यही समझ लीजिए ना कि आरपी सेंटर में मेरे अंडर में कम से कम तो 1500-1600 से लेके 1700-1800 एम्प्लॉय थे। हाँ, हमारे आरपी सेंटर में, आई के सेंटर में हमारा 300 बेड अलग था, हमारा रिसर्च अलग था, हमारा अकाउंट्स अलग था, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन अलग था। तो मतलब कहने का मतलब सही जगह पर है। नहीं, आप सुन लीजिए मेरी बात। और एडमिनिस्ट्रेशन तो हमको अपने पिताजी से आया हुआ है। आप तो बोलने की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन आया हुआ है। और जो बात आप कह रहे हैं कि आप सही जगह पे हैं, तो ये नहीं लगता आपको कि इसमें अगर मान लीजिए आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जाता, कोई बड़ा अस्पताल आंखों का, आई स्पेशलाइज्ड, वो उसमें आप बेहतर काम करते? आंखों का अस्पताल तो हम बनवा दिए थे यहाँ पे, इसमें राजेंद्र नगर में। राजेंद्र नगर अस्पताल जो बना था सब मेरा डिजाइन किया हुआ था। अब वो उस पर उतना ध्यान नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अस्पताल ठीक मतलब नहीं चल रहा है जैसे चलना चाहिए था उसको। और जो बात आप कह रहे हैं तो वो तो मेरे दिल की बात है। अगर हमको कोई ये कहा जाए कि आप यहाँ पे एक बड़ा सा क्या बोलते हैं, ये कर दीजिए, मेडिसिटी बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा। आई एम केपेबल। आप बिहार के, आप धरोहर हैं, आपको तो इस तरह का मौका मिलना चाहिए। खासतौर पर जो भी उसको देख रहा है, वो जो अथॉरिटी है उनको ध्यान देना चाहिए। आई एम केपेबल, तो कर देंगे हम, बिल्कुल। तो लेकिन जहां पे हैं वो भी ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ शिक्षा से रिलेटेड है। और दूसरी बात यह है कि मेरे यहाँ आने का तात्पर्य ये था कि भाई हम बिहार आएंगे तो जो हम जितना कर सकते हैं बिहार के लिए, जो हम दे सकते हैं, हम अगर बिहार में पले बढ़े हैं तो हमारे भी फर्ज बनता है कि हम भी बिहार को कुछ दें। तो उसी सोच के तहत हम यहाँ आए हैं और यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। आप तो देश विदेश घूमते रहते हैं, और दिल्ली में भी काम, दिल्ली एम्स में अपने वहां पर आप रहे हैं। बिहार आने के बाद आपको कैसा लगा? यहाँ के कार्यशैली को आप किस रूप में आंकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम आपको जो बिहार पहले था, एक बात हम आपको बता दें कि मेरे स्कूली शिक्षा बिहार में हुई है। बिल्कुल। तो मेरे नाना थे हाजीपुर में, हम नाना के साथ घूमते थे हाजीपुर से क्या बोलते हैं, सॉरी, जमशेदपुर में। आई वॉज बोर्न जमशेदपुर, हाजीपुर, मुंगेर, पूर्णिया, गया, पटना, और उसके बाद पटना और मेडिकल कॉलेज। तो उस समय की जो स्थिति थी और जो आज की स्थिति है, दोनों में बहुत फर्क है। उसमें फर्क यह है कि उस समय में जो है लोग, कल्चर था वहाँ पे, एक हमारा जो बिहारी कल्चर था वो भी बहुत अच्छा था, जो वर्क कल्चर था वो भी बढ़िया था, जो डॉक्टर थे वो बहुत सिंसियर और कमिटेड डॉक्टर थे और बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर थे। अब जो है स्थिति, अगर आप आज की स्थिति कहिएगा तो आज जो है हमारी संस्कृति है वो जा रही है। दूसरा, अगर आप शिक्षक और शिक्षा के बारे में कहें तो वो नहीं है जो पहले था। उसका बहुत सारा वजह है, वजह में हम नहीं जाना चाहेंगे कि वो मेरे लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा वजह, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अब देखिए एआई वगैरह है, तो एआई वगैरह जो है ये क्या करेगा, ये तो जो आपका कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको और खत्म करेगा, खराब करेगा। वो मोबाइल क्या कर रहा है? हाँ, जो आज डॉक्टर हैं वो सबको दिमाग में यही है कि हम पैसा कमाएं, कैसे पैसा कमाएं। वो उनका ये ध्यान नहीं है कि आज मेरे पास जो आदमी आता है उसको हम सही सर्विस दे दें। पैसा तो आएगा, लेकिन सर्विस तो सही दे दो भाई।
तो ये सारी बातें हैं, ये हमको लगता है कि ये फर्क है और इसमें बहुत सुधार की जरूरत है, बहुत सुधार की जरूरत है। हम ये बताएंगे आपको। दिल्ली और पटना में बहुत बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। फर्क तो हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आप तो, आपका ऐसा है कि आपका यहाँ भी काम है, आपका दिल्ली में भी काम है, तो आपको तो फर्क मालूम होता होगा। काम करने का जो तरीका है आप यहीं पे चले जाइए ना, देखिए हम तो हमारा पाला पड़ रहा है इससे डिपार्टमेंट से, सरकार से, डिपार्टमेंट से। और दिल्ली में हम एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, इसमें क्या हेल्थ मिनिस्ट्री में, वहां पे तो वहां का जो काम करने का तरीका था और यहाँ के काम करने के तरीके में अंतर है। वहां पर जो है वो कोई भी चीज, अच्छी चीज आती थी तो लोग टेकअप करते थे तुरंत उसको। लेकिन देखिए, केवल सरकार ही इसको ठीक नहीं कर सकती है। आपकी जो मनोस्थिति और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, सरकार नहीं ठीक कर सकती, यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं, यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं। यहाँ पे ये है कि दूसरे आदमी किसी का अगर जो है भला हो रहा है तो वो भला उसका नहीं हो, हमको दुख हो जाए उसको भला नहीं हो। वो जो कहानी है ना लोभी और ईर्ष्यालु वाली, कि भाई मेरा एक आंख फूट जाए तो उसका दोनों आंख फूट जाए, ये वाली समस्या है। अच्छा, एक उस पे आते हैं, हम पीछे चलते हैं। आप तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत आचार्य जी के बेटे हुए। उस रूप में अगर आप देखा जाए तो आज के, उस समय का जो बिहार और आज के बिहार में कितना फर्क पाते हैं? जो जिस समय वो मुख्यमंत्री थे, तो जो मुख्यमंत्री थे उस समय में जो सरकार थी, तो अब वही बात यहाँ पे आएगी। बात यह है कि ये जो डिपेंड करता है ना कि वो जो इंसान जो टॉप पे बैठा हुआ है वो इंसान कैसा है, उस पे पता चलता है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। अगर आप हमको आज ओवरऑल कहिएगा तो ओवरऑल हम ये कहेंगे बेहतर था उस समय, लेकिन जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का उस समय भी नहीं था। और मेरे पिताजी जब आए थे तो आपको तो पता होगा कि उस समय में 9 से 5 का कल्चर नहीं था, और वो खुद घूमते थे, 9 से 5 तक लोगों को बैठाते थे। उस समय लोगों का काम होता था, क्योंकि वो उसी कल्चर में पले बड़े थे, वो उनका वही स्टाइल था काम करने का। क्योंकि अधिकतर तो दिल्ली में रहे, वहाँ क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में, और मिनिस्टर थे वहां पे। तो फर्क पड़ता है, नेता और जो लीडर होता है उससे बिल्कुल फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल हमसे पूछेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो पहले था वो डेफिनेटली बेहतर था जो आज है। आज जो है वंशवाद की बात होती है। जैसे पॉलिटिशियन, कोई उनका बेटा चला गया पॉलिटिक्स में, तो आप लोग डायरेक्टली पॉलिटिक्स में, आप हालांकि चुनाव लड़े हैं आप एक बार, आपके छोटे भाई कीर्ति आजाद सांसद रहे हैं, आपके जो मझले भाई हैं वो शायद पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं, तो कोई पॉलिटिक्स में डायरेक्ट नहीं आया। आप आए हैं तो अपना एक काम करके आए हैं। चाहे कीर्ति आजाद भी आए तो क्रिकेट खेल के आए, क्या कारण था? पिताजी नहीं? मेरा तो ये है ना कि हम आए नहीं है, बुलाए गए। खैर जो भी है, तो हम तो इसलिए आए। आप अभी तो हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अभी तो है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल संवैधानिक पद पर है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। तो आप जो बात बोल रहे हैं, मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा मेरा झोला मत ढोना, समझे। उन्होंने कहा था कि आप जो है सब कोई अपना अपना काम करो और हम तुम लोगों को मदद नहीं करेंगे। शायद आपको पता नहीं होगा, जब यहाँ मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने स्टाफ को कहा हुआ था कि मेरे परिवार का कोई आदमी अगर कुछ तुमको किसी काम के लिए बोलता है तो उसका काम मत करना, ऐसा स्पष्ट बोला हुआ था उन्होंने। चलिए, जहां तक हम लोगों की बात है, हम लोगों को कहा था कि तुम लोग अपना अपना रास्ता चुनो, क्योंकि हम तुम्हारे साथ बराबर नहीं रहेंगे। कुछ टू सम एक्सटेंट वो जो भगवान बुद्ध का जो फिलॉसफी था उससे वो प्रभावित थे। उनकी एक पुस्तक निकली है मृत्युंजयी, जो राजकमल प्रकाशन से निकली है। हमने उसको बहुत दिन से पढ़ा हुआ था, हमने उसको प्रकाशित करवाया है। उसमें नचिकेता और यम का संवाद है। जानते हैं नचिकेता और यम का संवाद? तो उस संवाद के माध्यम से उन्होंने भगवान बुद्ध का फिलॉसफी जो है वो सारा उसमें डाला है कि संस्कृति क्या है, विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, राजनीति क्या है, चोर बाजारी क्या है, अत्याचार क्या है, सारा उसमें डाला हुआ है। तो बुद्ध भगवान से प्रभावित थे। उन्होंने कहा था बेटा हमको फॉलो मत करो। भगवान बुद्ध ने यही कहा था कि हमको फॉलो मत करो, क्योंकि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तो चले जाएंगे, तुम अपना रास्ता खुद बनाओ। खुद बनाओ। तो वही हम लोगों ने अपना अपना रास्ता बनाया।
कीर्ति जी जो बने, कीर्ति जी भी पिताजी के वजह से नहीं बने, लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि वो जो है अडवाणी जी के जो बेटे थे उसके साथ में उनका उस स्कूल में उससे परिचय था उसी समय से, तो उसके वजह से उसको टिकट मिला था और तब वो आया था उसमें। तो ये कहानी है। ये कहानी तो चलिए आज के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है, क्योंकि वंशवाद को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है और आपके पिताजी इतने बड़े राजनीतिक वंशवाद पे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा बिल्कुल। कि वंशवाद मतलब का ये होना चाहिए कि अगर जो है, देखिए जो जज होता है, जज का बेटा जज होता है, जस्टिस का बेटा जस्टिस होता है, वकील का बेटा जो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, वकील का बेटा वकील होता है, तो नेता का बेटा अगर नेता होता है तो उसमें नुकसान क्या है? यही तो सब कहते हैं। तो फिर बोलने का जरूरत नहीं ना है, और सब पार्टी में है। अच्छा, नेता ही बोल रहे हैं ना, नेता ही बोल रहे हैं, नेता ही बोलते हैं कि वंशवाद को, हाँ, जिनके अपने मतलब कुछ नहीं है आगे बोलते हैं। तो वही बोलता है ना। लेकिन तब है कि जिसका एक मतलब उत्तराधिकारी, जैसे राजा हुआ करते थे, राजा का बेटा राजा बना, तो लोकतंत्र है, तो इसमें थोड़ा परिवर्तन तो होना चाहिए ना, इसलिए वंशवाद का मुझे लगता है परिवर्तन होना चाहिए। देखिए समस्या क्या है कि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं ना, और हम इतने जो है क्या बोलते हैं सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं ना, कि हमको बाहर दुनिया दिखती नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये अब इसमें आप मुश्किल है, जो 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 व्यवस्था है अभी, जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था में बदलाव लाना बड़ा मुश्किल है। जो आदमी ये एक्यूज कर रहे हैं ना, वो लोग तो वो भी खुद ही यही काम कर रहे हैं। हाँ, तो सबके पार्टी में वंशवाद कौन छूटा हुआ है? सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और सारी गलतियां उनके अंदर भी। बस कहने की बात है। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी मतलब स्पष्ट तौर पर आपने अपनी बातों को रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।